एवरेज वेलोसिटी के हवाले से कभी कभी सिचुएशन इस किस्म की होती है कि एक बॉडी मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ चलती है मुख्तलिफ टाइम के वक्फों में। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, टाइम के एक वक्फे में एक वेलोसिटी के साथ इसने मूव किया, टाइम के दूसरे वक्फे में उसने दूसरे वेलोसिटी के साथ मूव किया, और टाइम के किसी और वक्फे में उसने किसी और वेलोसिटी के साथ मूव किया। अब ऐसे सिचुएशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो मोशन हुआ है इसकी हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को हम किस तरह ढूंढते हैं। अब चलो डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं केस नंबर 3 में। अब केस नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, अगर एक बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो इस सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को हम किस तरह ढूंढते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला होगा। ये हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड है और ये बराबर होगा कि जिसके पहले वक्फे में जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है और पहले वक्फे में इसको जितना टाइम लगा, प्लस दूसरे वक्फे में जो वेलोसिटी है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और इस दौरान इसको जितना टाइम लगा, इसको ज़रब करें, और इसी तरह तीसरे वक्फे में वेलोसिटी और टाइम को ज़रब करें। इन सब को ऐड करें और डिवाइड करें पहले वक्फे के टाइम पर प्लस दूसरे वक्फे के टाइम पर प्लस तीसरे वक्फे के टाइम पर। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब एक बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो ऐसे में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को इस फार्मूले से ढूंढते हैं। इस केस में आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर जो है वो नहीं दिया गया होता, आपको मुख्तलिफ वेलोसिटियां या मुख्तलिफ स्पीड और मुख्तलिफ टाइम जो है वो दिए गए होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड ढूंढते हैं तो ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे। अब इसी कहानी को मजीद बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक MCQ लेते हैं और वो है हमारे साथ MCQ नंबर 12। अब चलो डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 12 जो है वो इसी आइडिया, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है। तो MCQ नंबर 12 हमें कहता है कि ए रेसिंग कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू 3 गियर्स चेंज विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2.0 सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 2.0 सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 6.0 सेकेंड। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द कार? पहला ऑप्शन उसने दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन उसने दिया हुआ है 13.3 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। अब इस MCQ को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। इस MCQ में ये कहता है कि आपके साथ एक कार है और ये 3 मुख्तलिफ गियर में मुख्तलिफ स्पीड के साथ मुख्तलिफ टाइम में जा रहा है, तो आपने इसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड को ढूंढना होगा। अब पहले वक्फे में उसने बताया है कि जब ये कार पहले वक्फे में इस मकाम से इस मकाम की तरफ मूव करता है तो ये एक गियर में होता है, किसी एक गियर में होता है, और इस वक्त इसका जो स्पीड उसने दिया हुआ है ये 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इस स्पीड के साथ ये कार जो है कितने टाइम तक मूव करता है, ये उसने बताया है कि ये 2.0 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ तक अपनी इस वेलोसिटी के साथ मूव करता है। फिर ये दूसरे गियर में चला जाता है और दूसरे गियर में इसकी वेलोसिटी जो है वो V2 हो जाती है, और V2 जो है वो उसने बताया है ये 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। और इस वेलोसिटी के साथ इस नेक्स्ट गियर में जो गाड़ी मूव करता है इसमें ये जो टाइम लेता है ये अगेन 2 सेकेंड तक मूव करता है। इसके बाद ये तीसरे गियर में किसी और गियर को चेंज कर लेता है और इस दौरान इसका जो स्पीड होता है वो V3 होता है, और उसने ये बताया है कि ये 60 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। और इस स्पीड के साथ ये जब मूव करता है तो ये कितने टाइम के लिए, ये 6.0 सेकेंड के टाइम के लिए मूव करता है। अब उसने ये बताया है कि इस गाड़ी की जो पॉइंट A से पॉइंट B तक मोशन हुआ है
इस मोशन के दौरान आपने इसकी एवरेज स्पीड को ढूंढना होगा। तो अगर आप इस एमसीक्यू को देखें, इस गिवन डेटा को देखें, तो ये बिल्कुल हमारे साथ ये वाला केस है। अब हम बहुत आराम से इसको इस एवरेज स्पीड को ढूंढ सकते हैं। इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। तो एवरेज स्पीड को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, V1 मल्टीप्लाइड विथ T1 वाला फार्मूला, V2 इंटू T2, और इस वक्फे में हमारे साथ क्या है, V3 इंटू T3, और ये हमारे साथ क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट भी अपने जहन में रखें, अगर हमें कोई चौथा वक्फा दिया गया है तो अगेन ये फार्मूला मजीद एक्सपेंड होगा। मतलब अगर कोई 4 इंटरवल भी दिया गया है, 4 सिचुएशन भी दिया गया है, तो ये प्लस V4 इंटू T4 हो जाएगा और प्लस T4 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं अगर मजीद सिचुएशन भी उसने दिए हुए हैं। और अगर उसने सिर्फ पहला दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है तो आप सिर्फ ये फार्मूला यहां तक क्या कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं। मतलब अगर उसने ये बताया कि पहले वेलोसिटी इतने टाइम के लिए, दूसरी वेलोसिटी इतने टाइम के लिए, तो आप इसकी एवरेज स्पीड मालूम करें। तो ऐसे में ये तीसरा केस इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ ये 2 केसेस जो है वो आपके साथ आ जाएंगे। अगर चौथा उसने दिया हुआ है तो वो भी आप इसमें ऐड करें, 5वां दिया हुआ है तो वो वेलोसिटी ज़रब टाइम में भी ऐड करें और टाइम में भी ऐड करें। मतलब हम इस फार्मूले को काफी ज्यादा इंटरवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। बहरहाल आते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो यहां पर हम वैल्यू लगाते हैं। तो V1 की वैल्यू जो है वो हमारे साथ है 20, तो यहां पर हमने लिखा 20। T1 की वैल्यू जो है वो हमारे साथ 2 है, प्लस V2 की वैल्यू जो है वो हमारे साथ 40 है, तो यहां पर हमने 40 लिखा। T2 की वैल्यू जो है वो हमारे साथ 2 है, प्लस इसी तरह V3 की कीमत जो है वो हमारे साथ 60 है और T3 की कीमत जो है वो हमारे साथ 6 है। आप इनको क्या करते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 पर डिवाइड भी करते हैं। तो T1 जो है वो 2 के बराबर है, T2 जो है ये भी 2 के बराबर है और T3 जो है ये 6 के बराबर है। अब तो इस तरह लिख सकते हैं कि V एवरेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 20 हमारे साथ आ जाएगा 40, और इस तरह 2 मल्टीप्लाइड विथ 40 जो है वो हमारे साथ आ जाएगा 80, और 6 मल्टीप्लाइड विथ 60 जो है वो हमारे साथ आ जाएगा क्या, 360 आ जाएगा। डिवाइड बाई, इसको अगर हम ऐड करें 2 प्लस 2 प्लस 6, तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अगर हम इसको ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे साथ 400 आ जाएगा, और 400 में 80 ऐड करेंगे तो 480 आ जाएगा, और नीचे हमारे साथ क्या है, 10। तो इसी तरह अगर हम इस सिफर और इस सिफर को कैंसिल करें तो हमारे साथ जो एवरेज स्पीड बन रहा है वो 48 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे साथ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस कार को यहां से यहां तक जाते हुए इसकी जो एवरेज वेलोसिटी बन रही है या एवरेज स्पीड बन रहा है वो 48 मीटर पर सेकेंड बन रहा है। और इसलिए इस एमसीक्यू नंबर 12 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, केस नंबर 3 में हमने सीखा कि अगर एक बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ डिफरेंट टाइम इंटरवल में जा रही हो तो उसकी हम एवरेज स्पीड किस तरह ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं एक और केस की तरफ जिसमें एक बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है सेम टाइम इंटरवल में। कहने का मकसद यह है कि एक बॉडी की यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी है 1 सेकेंड के लिए, फिर यहां से लेकर यहां तक उसकी वेलोसिटी कुछ और है, v2 है, लेकिन वक्त का दौरानिया वही है जो इस वक्फे में था। फिर इसी वक्त के दौरानिये में यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, फिर इसी वक्त के दौरानिये में आगे जाकर उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर एक बॉडी एक जैसे टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो ऐसी सिचुएशन में हम इस बॉडी की ओवरऑल एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी किस तरह ढूंढेंगे। तो
इस चीज को हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 4 में। अब केस नंबर 4 ये है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद डिफरेंट स्पीड्स, अगर एक बॉडी डिफरेंट स्पीड्स के साथ जा रही है इन द सेम टाइम इंटरवल, एक जैसे वक्फों में, तो इस सूरत में हम एवरेज स्पीड को कैसे ढूंढेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड को इस तरह ढूंढेंगे कि इसकी जितनी भी वेलोसिटियां हैं उन सबको जमा करेंगे और इन वेलोसिटियों की जो तादाद है उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी जो है इसकी n डिफरेंट वेलोसिटियां है, किसी सफर के दौरान, किसी जर्नी के दौरान एक बॉडी जो है वो n डिफरेंट वेलोसिटी के साथ चलता है। तो हमने उन तमाम n डिफरेंट वेलोसिटियों को जमा करना है और n जो कोई नंबर है उस पर हमने इसको क्या करना है? डिवाइड है। n हमेशा क्या करना, n हमारे साथ क्या होगा? n हमारे साथ हमेशा एक होल नंबर होगा, उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, एक बॉडी की किसी जगह पर वेलोसिटी v1 है, किसी और जगह पर v2 है, किसी और जगह पर v3 है, तो इन के दरमियान हमने इसकी एवरेज स्पीड को ढूंढना है या एवरेज वेलोसिटी को ढूंढना है। तो इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे। अब ऐसे में हमारे साथ जो n होगा वो 3 होगा, उसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर एक बॉडी 4 मुख्तलिफ वेलोसिटियों के साथ चलती है एक जैसे वक्फों में, तो इस सूरत में हमारे साथ एवरेज स्पीड ये होगा कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। तो इन v4 तक हम इसको जमा करेंगे और ऐसी सूरत में हमारे साथ n जो है वो 4 होगा, तो n पर हम इसको डिवाइड करते हैं। चलो डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन को मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक MCQ लेते हैं और बात करते हैं MCQ नंबर 13 की बात करते हैं। तो MCQ नंबर 13 कहता है कि ए पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड देन विद वेलोसिटी 4 meter per second in other 20 second and finally moves with velocity of 5 meter per second for next 20 second. What is the average velocity of the particle? अब पहला ऑप्शन उसने दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 0। अब इस कहानी को समझने के लिए हम एक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे साथ एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने मूव किया और इस दौरान इसका जो स्पीड था वो फॉर एग्जांपल हमारे साथ v1 जो कि उसने दिया हुआ है ये 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा था ये बॉडी, और ये यहाँ तक से लेकर यहाँ तक उसने जो सफ़र किया है वो 20 सेकंड तक सफर किया है। तो 20 सेकंड तक एक पार्टिकल यहां से यहां तक आया और इस दौरान इसका स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड के बराबर था। फिर इसके बाद ये पार्टिकल जो है वो यहां से यहां तक आया, इस दौरान इसका जो स्पीड था वो उसने दिया हुआ है कि ये 4 मीटर पर सेकंड के बराबर था, 4 मीटर पर सेकंड के बराबर था। और यहां से लेकर यहां तक भी इसने जो सफर किया वो 20 सेकंड तक, वो यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करता रहा। इसके बाद मजीद 20 सेकंड के वक्फे के दौरान मजीद इसने 20 सेकंड का सफ़र किया और ये सफ़र उसने v3 वेलोसिटी के साथ किया और इस दौरान इसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर थी। तो अब उसने ये पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी हुई है इसमें जो एवरेज स्पीड बन रहा है उसको हमने कैलकुलेट करना है, उसको हमने ढूंढना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हमने ढूंढना है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो इस यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है ये भी 20 सेकंड है, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो भी 20 सेकंड है और यहाँ पर भी टाइम इंटरवल जो है वो 20 सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ टाइम इंटरवल जो है वो सेम है और जब टाइम इंटरवल हमारे साथ सेम हो तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला हम इस सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं। तो जब हम ये फार्मूला इस सिचुएशन पर अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, v1 ये वाली वेलोसिटी
और V2 ये, और साथ में हम V3 भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुल 3 वेलोसिटियाँ हैं, तो इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। अब अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो ये हमारे साथ 3 है, ये हमारे साथ 4 है, ये हमारे साथ 5 है। इन सब को आप ऐड करें और 3 पर आप इसको डिवाइड करें। अब अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करता हूँ तो 9 आता है, 9 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और नीचे हमारे साथ क्या आएगा, 3 आएगा। अब अगर हम 12 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे साथ 4 आंसर जो है वो आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहां से लेकर यहां तक चलते हुए इस बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बन रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड जो है वो बन रहा है। ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर जितने भी अभी तक हमने केसेस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन मोशन के केसेस जो है वो डिस्कस हुए हैं। तो इस चीज को भी आप अपने जहन में रखें। तो इस बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी वो 4 मीटर पर सेकेंड जो है वो बनेगी। इस लिहाज से इस MCQ नंबर 13 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन बी हमें बताता है कि इस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। अब इसी केस नंबर 4 को मजीद वाज़ेह करने के लिए, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और MCQ लेते हैं, और वो है हमारे साथ MCQ नंबर 14। तो बात करते हैं MCQ नंबर 14 की। ये कहता है कि कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर and rest half of time at 40 kilometer per hour. The total distance covered is 60 kilometer. What is the average speed of the car? अब पहला ऑप्शन उसने दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, और डी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर सिचुएशन हमारे साथ बिल्कुल वही है कि हमारे साथ टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, क्योंकि उसने बताया है कि हाफ टाइम में एक बॉडी की वेलोसिटी v1 रही है जो उसने दी है, और बाकी हाफ में उसकी वेलोसिटी कुछ और रही है जो उसने हमें बताई है, यहां पर उसने बताई है। तो ये कहता है कि आप इसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है वो ढूंढें। तो इस कहानी को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डायग्राम जो है वो हम बना सकते हैं। यहाँ पर उसने बताया है कि हमारे साथ एक बॉडी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, तो इसका हाफ टाइम जो है वो जर्नी का गुजर जाता है, और इस हाफ टाइम में इसकी वेलोसिटी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर रही होती है। फिर बाकी आधे वक्फे में इसकी जो वेलोसिटी होती है, बाकी आधे वक्फे में इसकी जो वेलोसिटी होती है ये 40 किलोमीटर पर आवर होती है। अब उसने हमें बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी एवरेज स्पीड जो है वो आप ढूंढे, और साथ साथ उसने ये भी बताया है कि सारे जर्नी में इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 60 किलोमीटर है। लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर 60 किलोमीटर अगर गिवन डेटा में उसने हमें दिया भी है तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर इसकी कोई जरूरत जो है वो नहीं है। अलबत्ता ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। केस बहुत सीधा साधा है, मतलब ये है कि 2 डिफरेंट वेलोसिटियां हैं और टाइम इंटरवल बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक जैसे टाइम इंटरवल में 2 डिफरेंट वेलोसिटियां हैं और हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को ढूंढना है। तो कंफ्यूज होने की बजाय बात बहुत सिंपल है, आपने इसी केस नंबर 4 को जहन में लाना है और इसी बेस पर आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये अगर हम केस नंबर 4 के जरिए इसको सॉल्व करेंगे तो केस नंबर 4 की सूरत में हम लिखेंगे कि v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहां पर 2 वेलोसिटियां हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे साथ n जो है वो 2 होगा। बाकी आप सिंपली कीमत लगाए, v1 की कीमत 80 है ये वाला, और v2 की कीमत जो है वो 40 है, ये हमने लगाया, दोनों को ऐड किया और 2 पर डिवाइड किया। तो अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ 60 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बॉडी का यहां से लेकर यहां तक का जो सफर हुआ है, इस दौरान इसकी जो एवरेज वेलोसिटी बन रही है या एवरेज स्पीड जो है वो बन रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर बन रहा है। इसीलिए इस MCQ नंबर 14 में हमारे साथ ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। एक और सिचुएशन भी है
जिसमें हमसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के बारे में कहा जा सकता है। और वो सिचुएशन ये है कि कभी कभी कुछ एमसीक्यू में हमको बताया जाता है कि एक बॉडी जो है इसने ये डिस्प्लेसमेंट जो कि S1 है ये इसने v वेलोसिटी के साथ किया, अब कुछ और डिस्प्लेसमेंट उसने दिया जो कि v2 वेलोसिटी के साथ किया, अब उसने कुछ और डिस्प्लेसमेंट दिया जो कि उसने v3 वेलोसिटी के साथ किया। मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन इस तरह होते हैं कि जिसमें हमको डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुए होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ कवर हुए होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को किस तरह ढूंढेंगे? जब हमें बताया गया हो कि ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ हुए हैं और टाइम का कोई भी जिक्र नहीं हुआ हो, टाइम के बारे में कुछ भी हमें नहीं बताया गया हो, हमें बस सिर्फ इतना बताया गया हो कि ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ हो चुके हैं, तो आप इस होल जर्नी की एवरेज स्पीड या एवरेज डिस्प्लेसमेंट को ढूंढे। तो इस सिचुएशन को सीखने के लिए हमने सीखना होगा इस केस नंबर 5 को सीखना होगा। तो चलो बात करते हैं केस नंबर 5 क्या कहता है। ये कहता है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, अगर एक बॉडी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ, तो ऐसी सूरत में हम एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या एवरेज स्पीड को इस फार्मूले से ढूंढेंगे। अब फार्मूला हमारे साथ ये होगा कि V एवरेज इज इक्वल टू S1, ये पहले वक्फे का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरे वक्फे का डिस्प्लेसमेंट है, ये तीसरे वक्फे का डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे पहले वक्फे का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय पहले वक्फे का स्पीड या वेलोसिटी, प्लस दूसरे वक्फे का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दूसरे वक्फे की वेलोसिटी, प्लस तीसरे वक्फे का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय तीसरे वक्फे की वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम केस नंबर 5 के बेस पर एक एमसीक्यू हल करते हैं और वो है हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 15। तो एमसीक्यू नंबर 15 क्या कहता है? जैसा कि आपको नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 15 कहता है कि ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड covers 1/3 of the distance with 20 km per hour and raced with the 60 km per hour, the average speed is। तो पहला ऑप्शन उसने दिया है 46 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन उसने दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन उसने दिया है 80 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन उसने दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने एक डायग्राम जो है वो बनाना होगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये हमारे साथ एक रास्ता है, ये हमारे साथ एक रास्ता है और इस रास्ते पर एक गाड़ी जो है वो ट्रेवल करता है। अब उसने बताया है कि ये गाड़ी जो है अपने डिस्टेंस का पहले टुकड़े में जो इसका डिस्टेंस बनता है वो S1 बनता है और ये कितना है? ये उसके टोटल डिस्टेंस का 1/3 है। मतलब अगर उसका टोटल डिस्टेंस जितना भी है ये उसका 1/3 है। तो फॉर एग्जांपल उसका टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक x है, तो इस टुकड़े में इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो 1/3 ऑफ x बनेगा। अब ये सफर जो उसने किया है ये उसने जिस वेलोसिटी के साथ किया है वो हमें दी गई है, वो है 40, वो हमारे साथ कितना है? वो हमारे साथ 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ये सफर जो हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ये इसके टोटल सफर का 1/3 डिस्टेंस है और इस दौरान इसका जो स्पीड है वो v1 है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है। अब डियर स्टूडेंट याद रखें, अगर इस टुकड़े का सफर सारे सफर का 1/3 है तो ये जो बाकी सफर होगा ये 2/3 होगा। तो मतलब ये है कि इस टुकड़े में जो बाकी सफर इसका होगा ये 2/3 ऑफ x होगा। मतलब ये डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस का 2/3 है। और अगर आप 1/3 और 2/3 को जमा करोगे तो आपके साथ, या 1/3x और 2/3x अगर आप जमा करोगे तो आपके साथ ये टोटल डिस्टेंस x जो है वो हासिल होगी। ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर उसने आपको ये बताया होता कि ये फासला 1/4 है
तो ये डिस्टेंस आप कितना लेते हैं, ये आप 3 डिवाइड बाई 4 लेते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 को अगर आप जमा करते हो तो आपके साथ जवाब जो है वो 1 आता है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपके साथ आंसर आएगा। अच्छा, अब उसने बताया है कि ये जो डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर की है ये v2 है और ये इसने 60 किलोमीटर पर हावर के साथ ये डिस्टेंस जो है वो उसने कवर की है। अब उसने पूछा ये है कि यहां से लेकर यहां तक का जो सफर हुआ है, इस सफर के दौरान आपने इस बॉडी का एवरेज स्पीड जो है वो ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये केस जो है ये एग्जैक्टली इसकी तरह है, क्योंकि ये आपको बताया गया है कि ये डिस्टेंस कवर हुई है किसी और वेलोसिटी के साथ और ये डिस्टेंस जो है वो किसी और वेलोसिटी के साथ कवर हुई है। और आपको पता है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट विद डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, तो ऐसी सूरत में हम एवरेज वेलोसिटी को ढूंढने के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बात करते हैं, ये फार्मूला जो है वो हम यूज करते हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर होगी किस चीज के, s1 प्लस s2 और डिवाइड बाई s1 डिवाइड बाई v1 प्लस s2 डिवाइड बाई v2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें कीमतें जो है वो पुट करेंगे। तो अगर हम इसमें कीमतें पुट करते हैं तो आपको पता है s1 की कीमत जो है ये हमारे साथ x डिवाइड बाई 3 है, प्लस s2 की कीमत जो है ये हमारे साथ 2x डिवाइड बाई 3 जो है ये हमारे साथ आ रहा है। और नीचे हम लिख सकते हैं s1 की जगह पर हम लिखेंगे x डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई v1। अब v1 हमारे साथ कितना है 20, प्लस ये हमारे साथ क्या है s2, और s2 जो है ये हमारे साथ 2x डिवाइड बाई 3 है, और ये डिवाइड बाई v2 जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ 60 के बराबर है। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो मजीद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम x को कॉमन कर लेंगे, यहां से हम x को कॉमन कर लेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 1/3 और 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स हमारे साथ आ जाएगा। और नीचे से भी हम ये 3 जो है इसको हम इधर ज़रब करते हैं और इस 3 को हम इधर ज़रब करते हैं, तो हमारे साथ आ जाएगा x बटा हुआ 3 को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ 60 आ जाएगा, और इस 3 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ 2x डिवाइड बाई 180 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यहां पर आप चेक कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो यहां पर हम 3 लिखेंगे, ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो यहां से हमारे साथ क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, तो इससे हमारे साथ 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, और नीचे हमारे साथ क्या होगा, इसकी जगह पर मैंने लिखा x डिवाइड बाई 60 प्लस ये हमारे साथ 2 है और ये हमारे साथ 9 इंटू 0 आ जाएगा, मतलब ये x डिवाइड बाई 90 जो है वो हमारे साथ आ जाएगा। अब मजीद हमने क्या करना है, मजीद हम ये करेंगे, इसकी जगह पर हम x लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड विद x बटा हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं 9 और 60 का हम एलसीएम लेते हैं। 9 और 60 का एलसीएम हम किस तरह लेंगे, अगर आपको एलसीएम का बहुत पता नहीं चल रहा, अगर आप सही एलसीएम नहीं ढूंढ सकते तो एलसीएम का एक आसान तरीका यह भी है कि आप इन दोनों को आपस में ज़रब करें, 60 मल्टीप्लाइड विद 90। अब ये इन दोनों का क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। अब क्या करते हैं 60 प्लस 90 को 60 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड विद x, तो हमारे साथ 90x आ जाएगा, प्लस अब 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 90 ये खत्म हो जाएगा, तो 60 प्लस x हमारे साथ आ जाएगा। अब 60 प्लस x अगर हमारे साथ आ रहा है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 60 प्लस x जो है वो हमारे साथ आ जाएगा, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा 60 इंटू एक्स लिखा। ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, बटा के नीचे बटा जो है ये ऊपर ज़रब हो सकता है, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड विद 90 इंटू एक्स, और इसको अगर हम जमा करेंगे तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा, इससे हमारे साथ 150 इंटू एक्स जो है ये आ जाएगा। अब बाकी हम क्या करते हैं, बाकी हम इस x को और इस x को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे साथ क्या आ रहा है, हमारे साथ यहां पर आ रहा है कि v एवरेज इज इक्वल टू, ये हमारे साथ क्या है 60
प्लस 90 डिवाइड बाई 150 जो है वो आ रहा है। अब इस और इसको हमने क्या किया, कैंसल आउट किया। अब इससे क्या आ जाएगा, ये हमारे साथ 3 3 आर 9 और 3 5 इंटू हमारे साथ 15 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह लिखा। अब मजीद हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 1 5 और इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह, जिस तरह आप कह सकते हैं 12 5 60 जो है वो हम कह सकते हैं। और 12 3 हमारे साथ क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का जो एवरेज स्पीड होगा वो 36 किलोमीटर पर हावर होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है, इस ये डिस्प्लेसमेंट अलग वेलोसिटी के साथ कवर करती है, ये डिस्प्लेसमेंट अलग वेलोसिटी के साथ कवर करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बॉडी का जो एवरेज स्पीड बनता है वो 36 किलोमीटर पर हावर बनता है, जो कि वहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन डी है। तो यूँ हमारे साथ 15 में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की। ये कहता है कि इफ ए कार कवर्स 2 divided by 5 of the total distance with v1 speed and 3 divided by 5 distance with v2 speed, then average speed is। अब पहला ऑप्शन उसने दिया हुआ है 1 divided by 2 into v1 v2 अंडर द रूट। बी ऑप्शन उसने दिया हुआ है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। सी ऑप्शन उसने दिया हुआ है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। और डी ऑप्शन उसने दिया हुआ है वो है 5v1 v2 डिवाइड बाई 3v1 प्लस 2v2। अब डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू का जो खलासा है वो ये है कि इस एमसीक्यू में आपको बताया गया है कि एक गाड़ी है और उसकी टोटल डिस्टेंस को हमने 5 इंटरवल पे डिवाइड किया है। अब 5 इंटरवल में से 2/5 मतलब 5 में से 2 हिस्से, 5 इक्वल हिस्से में से 2 हिस्से के बराबर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ये भी 1 स्पीड के साथ है। तो बाकी कितना डिस्टेंस बचा, हाँ बिल्कुल, बाकी जो डिस्टेंस है वो 3 डिवाइड बाई 5 होगा। मतलब 5 में से 3 जो बाकिया हिस्सा है डिस्टेंस के है, तो 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 जो डिस्टेंस है वो उसने v2 स्पीड के साथ किया। अब इस बॉडी की यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, वो हमने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना हो, वो हमने ढूंढना होगा। तो इसको अगर हम डायग्राम की सूरत में देखें तो डायग्राम की सूरत में हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ पॉइंट ए है और ये हमारे साथ पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान टोटल डिस्टेंस जो है वो x है। अब पहले वक्फे में बॉडी जो है वो यहां से लेकर यहां तक जाता है और यहां से लेकर यहां तक जाते हुए ये अपने टोटल डिस्टेंस का 2/5 ऑफ एक डिस्टेंस जो है वो कवर करता है और इस दौरान इसका जो स्पीड बनता है वो v1 है। इसके बाद ये जो बाकी का डिस्टेंस है, बाकी का डिस्टेंस कितना होगा, 5 में से 2 टुकड़े का 2 हिस्से का डिस्टेंस जो है वो तो उसने कवर कर दिया। अब 5 में से कितने हिस्से बाकी रहे, 3 हिस्से जो है वो बाकी रहे। अब इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ये 5 में से 3 टुकड़े का डिस्टेंस है, तो इसको हम 3 डिवाइड बाई 5 ऑफ x का नाम जो है वो देते हैं। तो बाकी डिस्टेंस जो है वो 3 डिवाइड बाई 5 ऑफ x होगा और इस दौरान इस बॉडी का जो स्पीड है वो v2 है। इससे पहले MCQ में भी मैंने आपको बताया था, अगर हम टोटल डिस्टेंस को 3 टुकड़ों में डिवाइड करें और आपसे कहा जाए कि 1/3 डिस्टेंस हो गया, तो बाकी कितना होगा, 2/3 होगा। बाकी डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर हम टोटल डिस्टेंस को 4 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करें और आपसे कहा जाए कि इस टुकड़े का डिस्टेंस जो है वो 1/4 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, 3/4 होगा। इसी तरह अगर हम किसी जर्नी के टोटल डिस्टेंस को 5 इक्वल टुकड़े में डिवाइड करें और आपसे कहा जाए कि इस टुकड़े का डिस्टेंस जो है वो 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, शाबाश, 1/5 ये है, तो टोटल रिमेनिंग कितना होगा। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो 4/5 होगा। तो मतलब यह है कि 5 में से जितने टुकड़े यहां पर हो जाए, बाकी टुकड़े जो है वो डिवाइड बाय जो टोटल टुकड़े हैं, इस तरह हमने इसको कंसीडर करना होगा।
तो बहरहाल आते हैं इस एमसीक्यू की तरफ, और यहां से लेकर यहां तक का जो इसका स्पीड है वो v2 है। तो जाहिर है ये हम केस नंबर 5 के फार्मूले के जरिए ही हल कर सकते हैं। इस किस्म के एमसीक्यू को हम केस नंबर 5 के फार्मूले के जरिए ही हल कर सकते हैं, और केस नंबर 5 का फार्मूला ये है कि x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस, और ये दरअसल हमारे साथ टोटल टाइम है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। दिस इज एक्चुअली टोटल टाइम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। अब अगर हम इसकी कीमत लगाए तो ये आएगा, इसकी कीमत जो है वो हमारे साथ ये है, इसकी जगह पर x1 की जगह पर हम ये लिखेंगे, x2 की जगह पर हम ये लिखेंगे। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है, तो x को हमने बाहर निकाल दिया, और इस 5 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे साथ ये बना, इस 5 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे साथ ये बना। अब इन दोनों में से हमने क्या क्या x जो है वो कॉमन कर लिया, मतलब ये है कि यहां पर x है, यहां पर x, यहां पर x है, यहां पर x है, तो इस x और इस x को हमने कॉमन कर दिया। अंदर यहां पर रहता है 2 डिवाइड बाई 5, और यहां पर अंदर रहता है 3 डिवाइड बाई 5 हमारे साथ आता है। इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे साथ 1 आएगा। इसी तरह अगर हम इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आएगा, इसको इसके साथ ज़रब किया तो हमारे साथ ये आया। अब इसमें x और 5 दोनों कॉमन है, इसलिए इस x को भी बाहर निकाल दिया और इस 5 को भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये x और ये x जो है वो हमारे साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर इस x और इस x को हम कैंसिल आउट करेंगे, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई v1 होगा, प्लस ये 3 डिवाइड बाई v2 होगा, और ये हमारे साथ 1 डिवाइड बाई 5 होगा। अब डियर स्टूडेंट याद रखें, बटा के नीचे बटा जो है ये ऊपर ज़रब हो सकता है। फिर से सुने, बटा के नीचे बटा जो है ये ऊपर ज़रब हो सकता है, तो ये 5 जो है ये ऊपर आ जाएगा, बाकी हमारे साथ ये रह जाएगा 2 डिवाइड बाई v1, और ये क्या होगा 3 डिवाइड बाई v2 आ जाएगा। अब इस स्टेप को यहां पर हमने लिखा, ये हमारे साथ क्या है 5 है। अब हमने v1 और v2 का LCM ले लिया, v1 और v2 को आपस में ज़रब किया और ये इसका बना LCM। तो v1 और v2 की जगह पर हमने लिखा v1 और v2 लिखा। अब हम क्या करते हैं, v1 v2 को v1 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे साथ बाकी रह जाता है v2। अब v2 को इस 2 में ज़रब दे दे तो आपके साथ 2v2 बनेगा, ये आपके साथ v2 है। अब v1 v2 को लगाएं और v2 पर डिवाइड करें तो आपके साथ क्या रह जाएगा v1, और इस v1 को आप इस 3 के साथ ज़रब करें तो आपके साथ 3v1 जो है वो आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि ये मेन बटा तो हमारे साथ ये है, अब इसके नीचे ये बटा है, तो बटा के नीचे अब जो होगा ये हमारे साथ ऊपर ज़रब हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये ऊपर की तरफ ज़रब होगा, तो ये v1 v2 जब ऊपर ज़रब होगा तो हमारे साथ ये आएगा, और बटा के नीचे इस मेन बटा के नीचे ये बाकी रह जाएगा। और इसको तरतीब भी देते हैं, 2v2 प्लस 3v1 को हमने इस तरह लिखा 3v1 प्लस 2v2। तो ये हमारे साथ इस बॉडी की यहां से लेकर यहां तक की जो जर्नी हुई है, इस दौरान इस बॉडी का हमारे साथ एवरेज स्पीड है, जो कि इस MCQ नंबर 16 में हमारे साथ डी ऑप्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि MCQ नंबर 16 में डी ऑप्शन जो है वो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट, कभी कभी हमसे एवरेज वेलोसिटी ऐसे सिचुएशन में मांगी गई होती है कि उस सिचुएशन में बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता, अलबत्ता उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बॉडी है, पहले एक डायरेक्शन में जाती है, फिर इसके बाद वो परपेंडिकुलर पहले डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी को किस तरह ढूंढेंगे। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी को ढूंढने के लिए हम सीखते हैं केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 क्या कहता है कि
केस नंबर 6 कहता है कि व्हेन द टू वेलोसिटीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के मुकाबले में एट राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब यह है कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी किस तरह ढूंढेंगे? तो यह कहता है कि देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो इस सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी को इस तरह ढूंढ सकते हैं, पहले वेलोसिटी और दूसरे वेलोसिटी को हम ऐड करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखें, यहां पर ये जो एडिशन है ये आम ऑर्डिनरी स्केलर एडिशन नहीं है, ये दरअसल वेक्टर एडिशन है, और इस के जरिए v1 प्लस v2 के जरिए हम इन दोनों वेलोसिटियों का रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढेंगे। तो इन दोनों वेलोसिटियों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। अब ये भी याद रखें यहां पर v1 जो है ये किसी बॉडी का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और v2 जो है फॉर एग्जांपल बॉडी ने टर्न लिया और टर्न लेने के बाद बॉडी जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ इधर गई, तो यहां से लेकर यहां तक का उसने जो सफर किया है इस दौरान इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम इस फार्मूले से ढूंढ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट इस बात की मजीद वजाहत करने के लिए हम एक MCQ लेते हैं, और जब हम इसके ऊपर एक MCQ सोल्व करेंगे तो ये कहानी सारी की सारी आपके समझ में आ जाएगी। तो चलो डियर स्टूडेंट लेते हैं MCQ नंबर 17 लेते हैं। MCQ नंबर 17 कहता है, जो कि ईटा मेडिकल 2017 का MCQ है, ये ईटा टेस्ट में आ चुका है, ये MCQ 2017 मेडिकल में। तो चलो देखते हैं कि इस MCQ को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और ये भी याद रखें ये MCQ टोटली इस केस के ऊपर बेस करता है। तो MCQ कहता है कि ए मैन वॉक फॉर द सम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू टू ईस्ट, then he walks for the same time with velocity v due to north। अब एक बॉडी है, पहले ईस्ट की सीमत में वेलोसिटी v के साथ गया कुछ टाइम t के लिए, इसके बाद इसी टाइम t के लिए वो इसने टर्न लिया नॉर्थ की तरफ, और इसी टाइम के लिए ये नॉर्थ की सीमत में गया v वेलोसिटी के साथ। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज, तो इस मैन की एवरेज वेलोसिटी या इस शख्स की हमने एवरेज वेलोसिटी को ढूंढना है। अब इस MCQ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, डायरेक्शन डायग्राम बनाते हैं। तो डायरेक्शन डायग्राम के ऊपर आपको पता है इधर हम ईस्ट लेते हैं, इधर हम वेस्ट लेते हैं, इधर हम नॉर्थ लेते हैं, और इधर जो है वो हम साउथ लेते हैं। तो जैसा कि MCQ के स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, MCQ का स्टेटमेंट ये कहता है कि एक शख्स है ये v वेलोसिटी के साथ चलता है ईस्ट की सीमत में, तो यहां पर खड़े होकर अगर कोई शख्स ईस्ट की सीमत में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ये होगी। तो ये ईस्ट की सीमत में v वेलोसिटी के साथ गया है, और इस v वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो v के बराबर है, मतलब इस v1 वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये v के बराबर है। अब यहां पर पहुंचकर इसके बाद ये क्या कहता है, जब ये ईस्ट को पहुंचता है तो इसको पहुंचने के बाद then he walks for the same time with velocity v due to north, इसके बाद ये यहां से नॉर्थ की तरफ चलता है। तो यहां से नॉर्थ किधर है, शबस बताए, यहां से नॉर्थ जो है ये अब हमारे साथ ओरिजिन का पॉइंट है। अब ओरिजिन से नॉर्थ किधर होता है, जिस तरह यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, तो ये v1 वेलोसिटी जो है अब वो इस सीमत में बनेगी। अब ये v2 वेलोसिटी जो है वो इस सीमत में बनेगी, और v2 का मैग्नीट्यूड भी v के बराबर है। अब सबसे पहले हमने v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड जो है v1 प्लस v2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमने ढूंढना होगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे साथ ये है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि v1 प्लस v2 के बराबर है। अब इस v1 v2 को हम किस तरह ढूंढ सकते हैं, याद रखिए डियर स्टूडेंट v1 भी एक वेक्टर है, v2 भी एक वेक्टर है, और हम इन दोनों का रिजल्टेंट ढूंढना चाहते हैं। तो आपको अच्छी तरह याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने कहा था कि जब हमारे साथ दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम इस तरह ढूंढते हैं कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और होल अंडर द रूट। चूंकि ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हम इस तरह ढूंढेंगे कि पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय
2 जो है वो हम डिवाइड बाई 2 जो है वो हम करेंगे, और इस तरह ये हमारे साथ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। इस बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसका हम क्या करते हैं, अंडर द रूट भी लेते हैं। अब इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि V एवरेज इज इक्वल टू V1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, V का स्क्वायर जो है वो लिखेंगे, प्लस V2 का मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी V के बराबर है। फार्मूले में इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ले लेते हैं, डिवाइड बाय हमारे साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर होल अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 हमारे साथ आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इस बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, V2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2V2 2V का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाई, नीचे हमारे साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि V एवरेज इज इक्वल टू, ये अंडर द रूट 2 पर भी आ जाएगा और अंडर द रूट V स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा और नीचे हमारे साथ 2 आएगा। अब अगर हम इसको इस तरह लिखें, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे साथ आएगा 2 अंडर द रूट V डिवाइड बाई 2 जो है वो आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट याद रखें, हम 2 को इस तरह लिख सकते हैं कि 2 अंडर द रूट मल्टीप्लाइड विद 2 अंडर द रूट, जिस तरह हम a को लिख सकते हैं a अंडर द रूट मल्टीप्लाइड विद a अंडर द रूट, इस तरह हम 2 को भी लिख सकते हैं कि 2 अंडर द रूट मल्टीप्लाइड विद 2 अंडर द रूट। अब इस 2 की जगह पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 2 अंडर द रूट और v ये तो ऊपर अपना है, और इसकी जगह पर हम 2 अंडर द रूट इंटू 2 अंडर द रूट लिखेंगे। अब ये 2 अंडर द रूट और ये 2 अंडर द रूट कैंसिल आउट होंगे, हमारे साथ जो एवरेज वेलोसिटी का जवाब होगा ये क्या होगा, ये v डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट हमारे साथ आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब बॉडी यहां से यहां तक पहुंचकर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी बनती है ये v डिवाइड बाई 2 जो है वो बनता है। इस लिहाज से इस 17 MCQ में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग ये MCQ आप लोगों ने मुख्तलिफ गाइड में या मुख्तलिफ बुक्स में देखा होगा, तो कुछ बुक वाले इसका बी ऑप्शन दुरुस्त करते हैं जो कि 2 अंडर द रूट V है, कुछ बुक या कुछ गाइड जो है वो इस MCQ का सी ऑप्शन दुरुस्त करते हैं। लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट, इस MCQ का न तो बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है और ना ही सी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, बल्कि इस MCQ का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो है वो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। सो हम कह सकते हैं कि 17 में डी ऑप्शन जो है वो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट, हमने सीखा कि मुख्तलिफ सिचुएशन में हम किसी बॉडी के एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को किस तरह ढूंढते हैं और कौन से सिचुएशन में इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि हमने तो इतने ज़्यादा केसेस पढ़ लिए, अगर हमने एक केस सीखा तो दूसरा केस जो है वो हम भूल गए, तो अब हमें क्विकली किस तरह पता चलेगा। हम इन केसेस को जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को ढूंढने के लिए हमने डिस्कस किए, इन केसेस को हम किस तरह सीख सकते हैं और किस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। लिहाजा इस मसले का हल जो है वो मैंने इस तरह ढूंढा कि मैंने इन तमाम केसेस को जो इससे पहले हमने डिस्कस किए, इसको मैंने एक टेबल की सूरत में तरतीब दिया है, और अगर आप इस टेबल को सही तरह से सीखें और इस टेबल को आप अपने पास लिख के नोट करें और इसको मुख्तलिफ वक्तों में बार बार देखें, तो इंशाल्लाह जब आप टेस्ट में जाओगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो भी MCQ होगा उसको हल करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। तो वो टेबल जो है वो हमारे साथ ये है। अब इस टेबल को हमने सीखना है अगर हम चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना सीख लें। तो इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ केसेस है। फॉर एग्जांपल पहला केस हमारे साथ ये है कि यहाँ पर सेम क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ है और ये हमारे साथ फार्मूला फॉर एवरेज है। मतलब
अगर इस सिचुएशन के बुनियाद पर हमारे साथ जो एवरेज फार्मूला बनता है वो हमने यहाँ पर लिखा। अब पहला केस हमारे साथ ये है जब हमारे साथ सेम क्वांटिटी कोई भी ना हो, ठीक है, और एक बॉडी जो है उसकी पहले वक्फे में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अलग हो, दूसरे वक्फे में अलग हो, तीसरे वक्फे में अलग हो, पहले वक्फे का दौरानिया अलग हो, दूसरे वक्फे का दौरानिया अलग हो और तीसरे वक्फे का दौरानिया अलग हो। इस केस में हम कह सकते हैं कि जब बॉडी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो ऐसे में हम एवरेज वेलोसिटी जो है वो हम इस फार्मूले से ढूंढेंगे। अगर एक बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करती है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी को इस फार्मूले से ढूंढते हैं। टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम के फार्मूले से हम इसको ढूंढते हैं। अगर हमारे साथ केस ये है कि एक बॉडी जो है वो 2 या 3 मुख्तलिफ वक्फों में एक जैसा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, मतलब एक बॉडी है उसने पहले वक्फे का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और उसके दूसरे वक्फे का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर है, लेकिन पहले वक्फे और दूसरे वक्फे का स्पीड जो है वो डिफरेंट है। कहने का मकसद ये है कि इफ़ ए बॉडी कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड या इफ़ ए बॉडी कवर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट विद डिफरेंट वेलोसिटीज व्हाइल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी सूरत में हम एवरेज वेलोसिटी को इस फार्मूले से या एवरेज स्पीड को हम इस फार्मूले से ढूंढ सकते हैं। तीसरा केस हमारे साथ ये है कि जब सेम क्वांटिटी कोई भी ना हो और डिफरेंट क्वांटिटी स्पीड या वेलोसिटी और टाइम हो। कहने का मकसद ये है कि अगर एक बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी या डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करती है, इस वक्फे में इसकी वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कुछ और है, और इस टुकड़े में इसका टाइम इंटरवल कुछ और है, यहाँ पर टाइम इंटरवल कुछ और है, यहाँ पर टाइम इंटरवल कुछ और है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को किस तरह ढूंढेंगे। अगर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ डिफरेंट टाइम में मूव करें तो इस सिचुएशन में हम ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इस केस की एवरेज वेलोसिटी को हम बहुत आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। चौथा केस हमारे साथ ये है कि जब एक बॉडी एक जैसा टाइम इंटरवल अगर एक बॉडी को दिया गया हो, अलबत्ता इसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर डिस्टेंस ही सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है, और केस नंबर 4 में टाइम इंटरवल सेम है और वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। अब इस केस में केस नंबर 4 में क्या होगा? केस नंबर 4 में ये होगा कि अगर एक बॉडी 1 सेकेंड के लिए v1 वेलोसिटी के साथ जाता है, फिर 1 सेकेंड के लिए v2 वेलोसिटी के साथ चलता है, फिर 1 सेकेंड के लिए v3 वेलोसिटी के साथ चलता है, मतलब टाइम इंटरवल तो हमारे साथ एक जैसे हैं, लेकिन हर टाइम इंटरवल एक जैसे टाइम इंटरवल के अंदर हमारे साथ वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिफरेंट है। अब इस सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को इस फार्मूले से ढूंढेंगे। क्या करेंगे? हम जितनी भी डिफरेंट वेलोसिटियां है सबका हम मजमुआ लेंगे, या जितने भी डिफरेंट स्पीड है उसका हम मजमुआ लेंगे, और जितनी इसकी तादाद बन रहा है उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक v1 स्पीड के साथ गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक v2 स्पीड के साथ गया, दोनों वक्फों में इसका टाइम इंटरवल एक जैसा है, तो बहुत आसानी के साथ आप इसकी एवरेज स्पीड ढूंढ सकते हो। पहली वेलोसिटी प्लस दूसरी वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, और अगर कोई 3 वेलोसिटी है तो v3 भी जमा करें, लेकिन अब आप इसको 3 पर डिवाइड करोगे, और अगर v4 वेलोसिटी है तो इसको भी आप जमा करें, लेकिन अब आप इसको 4 पे डिवाइड करोगे। तो इस सिचुएशन में जब हमारे साथ सिचुएशन ये हो तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को हम इस फार्मूले से ढूंढ सकते हैं। पांचवा केस हमारे साथ ये है कि जब सेम क्वांटिटी कोई भी ना हो, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी में हमारे साथ क्या हो? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ वक्फों में डिफरेंट है, पहले वक्फे में S1 है, दूसरे वक्फे में S2 है, तीसरे में S3 है, और इसकी मुख्तलिफ वक्फों में जो स्पीड है वो भी क्या है? डिफरेंट है। मतलब एक बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो कि S1 है v1 स्पीड के साथ किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो कि S2 है
v2 स्पीड के साथ किया, यहां से लेकर यहां तक का फासला जो कि s3 है v3 स्पीड के साथ किया। अब इन तीनों वक्फों में डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट और इन तीनों वक्फों में वेलोसिटी या स्पीड भी डिफरेंट। तो अगर एक बॉडी डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इस फार्मूले से ढूंढते हैं। ऊपर हम क्या करते हैं, s1 प्लस s2 प्लस s3, इसको हम ऐड करते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं इस s1 और v1 की रेशियो प्लस s2 और v2 की रेशियो प्लस s3 और v3 की रेशियो। तो इस सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को इस फार्मूले से ढूंढ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि एक बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करता, लेकिन अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर एक बॉडी चलते हुए अपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे, तो इस बॉडी की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बनेगी, इसको हम किस तरह ढूंढेंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर इसी बेस पर हमारे साथ है केस नंबर 6। केस नंबर 6 कहता है कि अगर हमारे पास टाइम इंटरवल एक जैसे हो, एक बॉडी को हमने एक जैसे दो वक्फे जो है वो दे दिए और इन दोनों वक्फों में उसने क्या किया, v1 इसकी पहले वक्फे में वेलोसिटी थी और v2 जो है वो इसकी दूसरे वक्फे में वेलोसिटी थी और सेम इन मैग्नीट्यूड। अब अगर एक बॉडी की v1 और v2 सेम इन मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी की v1 वेलोसिटी ये है और v2 वेलोसिटी ये है, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, एक जैसे है, लेकिन दोनों वेलोसिटियां जैसा कि आप देख रहे हैं आर एट 90 डिग्री, दोनों वेलोसिटियां जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, एक दूसरे के साथ एक राइट एंगल है। तो इस सिचुएशन में अगर हम एवरेज वेलोसिटी ढूंढना चाहेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ढूंढना चाहेंगे, तो इस सिचुएशन में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल अंडर द रूट डिवाइड बाय 2। तो इस फार्मूले से हम एवरेज वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के साथ एट राइट एंगल है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट सा टेबल है, अपने पास इसको नोट करें, मुख्तलिफ जगहों पर आपके काम आने वाला है, तो इस टेबल को आप अपने पास नोट करें। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 18 की। अब एमसीक्यू नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है कि द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर इट्स, पहला ऑप्शन है एवरेज स्पीड, दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तीसरा ऑप्शन है एवरेज स्पीड और चौथा ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यू दरअसल किसी कार या किसी गाड़ी में लगे हुए स्पीडोमीटर से रिलेटेड है। अक्सर बार अगर आपने किसी कार में सफ़र किया है और आप फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साइड बाय साइड बैठे हुए हो, तो आपने ड्राइवर के स्टीयरिंग के नीचे एक इस किस्म का डिवाइस जो है वो देखा होगा। इस किस्म का एक डिवाइस होता है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक पॉइंटर होता है और ये पॉइंटर बार बार रोटेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 लिखा होता है, यहाँ पर 40 लिखा होता है, यहाँ पर 60 लिखा होता है, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100, यहाँ पर 120, यहाँ पर 140, लेकिन साथ में किलोमीटर पर हावर भी लिखा होता है। तो अगर आपने ये डिवाइस जो है वो देखा हुआ है, ठीक है, तो जब भी गाड़ी की रफ्तार कम और ज़्यादा होता रहता है तो ये पॉइंटर जो है वो अपना मकाम चेंज करता है। कभी ये पॉइंटर यहाँ पर होता है, तो कभी ये पॉइंटर यहाँ पर होता है, कभी ये पॉइंटर यहाँ पर होता है, कभी ये पॉइंटर इस पोजीशन पे होता है, कभी ये पॉइंटर इस पोजीशन पे होता है। तो याद रखें, इस डिवाइस को हम बोलते हैं क्या, स्पीडोमीटर का नाम जो है वो देते हैं। अब इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है कि किसी कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें गाड़ी की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है। तो उसने पूछा है एवरेज स्पीड के बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताता है। अब डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट तो आप अपने जहन में रखें
कि स्पीडोमीटर जो है ये हमें वेलोसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो स्पीडोमीटर हमें कहीं भी ये नहीं बताता कि गाड़ी जो है वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। इसके बारे में वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसलिए इस एमसीक्यू में दो ऑप्शन को तो आप साइड पे करें। कौन से दो ऑप्शन? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बाकी आपके पास बच जाते हैं दो ऑप्शन। एक ऑप्शन है एवरेज स्पीड का और दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब ये स्टूडेंट ये भी याद रखें, एवरेज स्पीड का ताल्लुक जो है वो सारे सफर के साथ है। मतलब सारे सफर में जितना भी टोटल डिस्टेंस हुआ है उसको आप लगाएं और टोटल टाइम टेकन पर आप इसको डिवाइड करें, तो इससे बनता है एवरेज स्पीड। और इसके बारे में स्पीडोमीटर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देता। याद रखिए डियर स्टूडेंट, गाड़ी की रफ्तार जिस वक्त जितना भी होता है स्पीडोमीटर आपको वो बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी की रफ्तार किसी लम्हे 60 किलोमीटर पर आवर है तो पॉइंटर जो है वो यहां पर होगा, या अगर किसी लम्हे पॉइंटर यहां पर है तो इसका मतलब यह है कि अब गाड़ी की रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। किसी लम्हे अगर पॉइंटर इस मकाम पर है तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी की रफ्तार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये पॉइंटर हमें बताता है वो रफ्तार जो किसी खास लम्हे या किसी खास मकाम पर गाड़ी की होता है, उसके बारे में, उस स्पीड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और आपको पता है कि किसी भी गाड़ी की, किसी भी कार की जो खास मुकाम पर, ये खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम जो है वो देते हैं। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, स्पीडोमीटर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। इसलिए इस लिहाज से 18 नंबर एमसीक्यू में हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 19 की बात करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 19 क्या कहता है? ये कहता है कि ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x is equal to 20t plus 2at square where a is a constant, the acceleration of the person is। a ऑप्शन है a डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है a 4 डिवाइड बाई a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी ऑप्शन है 4a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू में आपको डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया गया है। एक बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है, उस कवर करदा डिस्प्लेसमेंट के लिए एक मसावात जो है वो उसने दिया है, और इस मसावात को इस्तेमाल करके हमने इस मूविंग बॉडी के एक्सेलरेशन के बारे में मालूम करना है। अब डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए और दूसरा तरीका है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। तो चलो डियर स्टूडेंट, दोनों तरीकों से हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं इस एमसीक्यू को उस तरीके से जो मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो सही तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो फॉर मेडिकल स्टूडेंट इस एमसीक्यू को हम कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए, इस एमसीक्यू में उसने हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 20t प्लस 2a इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन उसने हमें दिया हुआ है। अब ये तो इसका गिवन इक्वेशन है जो उसने हमें दिया हुआ है, दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब अगर थोड़ा आप सोचें तो इस इक्वेशन की काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी बनती है किसके साथ? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह है कि x इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2a इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये हमारे साथ गिवन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखें, ये और ये आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं, ये टर्म जो है ये हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं और इन दोनों टर्मों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। चूंकि एक्सेलरेशन हमसे रिक्वायर्ड है तो इसलिए हम इस इक्वेशन का ये टर्म और इस इक्वेशन का ये टर्म आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब यह है कि दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लेते हैं। लिहाजा हम इस इक्वेशन का ये टर्म इस इक्वेशन के टर्म के साथ इक्वल ले लेते हैं। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? 1/2a इंटू टी स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये हमारे साथ क्या होगा 2a इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब इस 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइड को मैंने 2 में ज़रब दे दिया, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे साथ आएगा a, ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड विद 2, इससे आ जाएगा 4 और ये हमारे साथ क्या है a। तो यूं हमारे साथ इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो a इज इक्वल टू 4a और साथ में जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इस लिहाज से इस MCQ नंबर 19 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। लेकिन इसी MCQ को हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी हल करते हैं। मतलब अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको हल करना चाहते हैं तो वो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलो अब इसी MCQ को सॉल्व करने का दूसरा तरीका जो है वो सीखते हैं, और वो इस तरह है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पता है ये x जो है ये हमारे साथ पोजीशन है, ठीक है, और ये हमें गिवन है। तो पोजीशन हमें दिया गया है और हमने क्या करना है, पोजीशन हमें दिया गया है और हमने एक्सेलरेशन को ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। आपको पता है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। अब हमने क्या करना होगा, इस इक्वेशन की डबल डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम इस इक्वेशन की फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dt ऑफ x, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये हमारे साथ आ जाएगा 20 और ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 2a इंटू टी जो है ये आ जाएगा। अब इसकी हमने दोबारा डेरिवेटिव लेनी होगी। तो अगर हम इसकी दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं सो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है और ये 2 और 2 से आएगा 4, ये हमारे साथ a है और d ओवर dt जो है इस तरह d ओवर dt ऑफ t जो है ये हमारे साथ क्या देगा, ये हमें 1 देगा और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या आ जाएगा 4 इंटू a के बराबर आ जाएगा और साथ में जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगेन इस दूसरे तरीके से भी जो स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है उस तरीके से भी हमारे साथ वही आंसर जो है वो आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 19 में डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 20 की। अब MCQ नंबर 20 क्या कहता है, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब डियर स्टूडेंट, इस MCQ में हमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन स्टेटमेंट में से हमने ऐसे स्टेटमेंट को मुंतखब करना होगा जिसका ऑप्शन गलत हो, जिसका स्टेटमेंट क्या हो, गलत हो। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर गलत ऑप्शन ही, गलत स्टेटमेंट ही हमारा दुरुस्त स्टेटमेंट होगा। मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत होगा वो ही हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो चलो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है स्टेटमेंट ए, एन ऑब्जेक्ट इन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। बी ऑप्शन उसने दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। सी ऑप्शन उसने दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। और डी ऑप्शन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाइल इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो ये चार मुख्तलिफ स्टेटमेंट उसने हमको दिए हुए हैं और ये कहता है कि इन स्टेटमेंट में से जो गलत स्टेटमेंट है उसको आप मुंतखब करें और वो ही फिर हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल आप इसके पहले स्टेटमेंट को छोड़ें। बात करते हैं इसके दूसरे स्टेटमेंट की जो कि स्टेटमेंट बी है। ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये बात दुरुस्त है कि एक बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है बावजूद इसके कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। और ये कहां पर होता है? ऐसा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। डियर स्टूडेंट, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है
तो यहां पर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बन जाता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहां पर फिर क्या है 5 मीटर पर सेकंड है। अब ये सर्कल में गोल घूमती हुई जिस्म अगर यहां पर आ जाए तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये जिस्म अगर यहां पर पहुंच जाए तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अब यहां पर इस बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड इस मकाम पर कितना है 5 मीटर पर सेकंड, इस मकाम पर कितना है 5 मीटर पर सेकंड, इस पर कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड। लिहाजा स्पीड जो है वो कांस्टेंट है जबकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहां पर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है और ये पॉसिबल ऑप्शन है। अब आते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ये कहता है कि ये मुमकिन है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो अगर उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं भी है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इस चीज को आप अपने जहन में रखें कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्या कहा मैंने, एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो किस चीज पे डिपेंड करता है, याद रखिए डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पर। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन मौजूद होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेलोसिटी मौजूद तो है लेकिन यूनिफॉर्म है तब एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन सिर्फ एक सूरत में होगा जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी की दो कीमतें होती है, एक इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, दूसरी इसकी फाइनल वैल्यू होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन जो है ये चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और चेंज इन वेलोसिटी दरअसल डिफरेंस होता है फाइनल वेलोसिटी इनटू इनिशियल वेलोसिटी का डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब डियर स्टूडेंट याद रखें, अगर किसी बॉडी को हमने यहां से फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पर अगर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू है वो तो हम यहां पर लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां से यहां तक जाने में इसको कुछ टाइम भी लग चुका होगा, तो इसकी वैल्यू भी है, इसकी भी वैल्यू है। अब अगर चाहे ये जीरो भी हो जाए, इसकी कोई नॉन जीरो वैल्यू हमारे साथ होगी। लिहाजा हाईएस्ट पॉइंट पर ये बॉडी जब पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन इस मुकाम पर भी इसकी एक्सेलरेशन होती है। और अगर हमने इसको हवा में फेंका है, एयर फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट किया है, तो इस मुकाम पर पहुंचकर इसकी एक्सेलरेशन जी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। तो आप देख रहे हैं कि जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो, जबकि एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है, एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होती है। लिहाजा सी ऑप्शन जो है ये भी पॉसिबल है। अब आते हैं किस चीज की तरफ, डी ऑप्शन की तरफ। डी कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाइल इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। अब यह भी मुमकिन है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज को फ्री फॉल मोशन में लाते हैं, फॉर एग्जांपल इस पेन को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये क्या करता है, फ्री फॉल मोशन करता है। अब फ्री फॉल मोशन के दौरान अगर इस बॉडी की यहां पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यहां पर इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, यहां पर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, तो आप देख रहे हो कि मुसलसल इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन इस टुकड़े में इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 0 से 10 पे चेंज हुआ है, तो चेंज कितना आया है,
10 1 सेकंड में। यहां से लेकर यहां तक जब ये 1 सेकंड में गया है तो वेलोसिटी 10 से 20 चेंज हुई है, मतलब यहां पर अगेन चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। यहां से वेलोसिटी जो है वो 20 से 30 पे चेंज हुई है, तो यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक गिरते हुए हर एक टुकड़े में चेंज इन वेलोसिटी एक जैसा है। इसका मतलब यह है कि इस टुकड़े की एक्सेलरेशन, इस टुकड़े की एक्सेलरेशन और इस टुकड़े की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक जैसी होगी। लेकिन इस टुकड़े की इब्तिदाई मुकाम पर वेलोसिटी 0 है, यहां पर 10 है, यहां पर 20 है, यहां पर 30 है, यहां पर 40 है। तो इस कहने का मकसद यह है कि वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, मुसलसल चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। वैसे आपको यह भी पता है कि किसी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होती है जब उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी एक जैसे आ रहे हो इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उस वक्त बॉडी में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और ऐसा कुछ फ्री फॉल मोशन के दौरान भी होता है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या होती है, चेंज होती है, जबकि जिसके नतीजे में हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मुसलसल मिल रहा होता है। लिहाजा इसका डी ऑप्शन जो है वो भी दुरुस्त है। अब ए भी दुरुस्त है, ऑप्शन बी भी दुरुस्त है, ऑप्शन सी भी दुरुस्त है, ऑप्शन डी भी दुरुस्त है। तो अब हमारे साथ एक ही ऑप्शन जो है वो बच जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। वैसे ऑप्शन ए क्या कहता है, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि किसी जिस्म की स्पीड मुसलसल चेंज हो रहा हो और इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा पहला ऑप्शन जो है वो हमारे साथ इनकरेक्ट ऑप्शन है और ये हमारा फिर दुरुस्त ऑप्शन भी होगा। इसलिए 20 में ए ऑप्शन जो है वो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें, फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स को आप सही मानों में सीखें और अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स के MCQs को आप फटाफट सॉल्व करें, तो इसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि आपकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। याद रखें डियर स्टूडेंट, थियोरेटिकल बैकग्राउंड अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी सही अटेम्प्ट और MCQ में सही ऑप्शन को ढूंढने में कभी भी आप माहिर नहीं हो सकते। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आप फिज़िक्स के MCQs को सीखें, आप फिज़िक्स को बुनियादी तौर पर सीखें, तो एक बात ज़रूरी है और वो ये है कि आपके जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी फिज़िक्स के MCQ में इस तरह भी होता है कि वो MCQ में थोड़ा सा रदल बदल कर देते हैं और हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो MCQ का रट्टा लगा लेते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखिए फिजिक्स जो है वो रट्टे के बेस पे नहीं चलता। आपने बुनियादी तौर पर इसकी थ्योरी को समझना होगा। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, आप थ्योरी के ऊपर मोर एंड मोर प्रैक्टिस जो है वो करें। अगर आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो कोई भी MCQ टेस्ट में ऐसा नहीं होगा जिसको आप आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड वीक है, आपने सही तरह से टॉपिक को समझा नहीं है, आपने सही तरह से तैयारी नहीं की है, या आपने ठीक तरह से थ्योरी को समझा नहीं है, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, आप सही अटेम्प्ट किसी भी टेस्ट में नहीं कर सकते और आपका MCQ अटेम्प्ट जो है वो काफ़ी वीक होगा। तो चलो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं इन कंसेप्चुअल पॉइंट्स की। पहला कंसेप्चुअल पॉइंट हमारे साथ ये है कि फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे साथ एक मूविंग पार्टिकल है तो इसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, बल्कि इसका डिस्टेंस कवर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जबकि R नेगेटिव और किसी भी बॉडी का डिस्टेंस जो है वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। याद रखिए डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी विल बी ऑलवेज
पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी, और इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। देखें डियर स्टूडेंट, अगर एक बॉडी इस ऑरिजिन से इधर चलता है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, लेकिन दोबारा अगर इसी पॉइंट पर आ जाता है तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। इसी तरह अगर कोई बॉडी ऑरिजिन से इस सीमत में मूव कर रहा है तो इस सीमत में विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर ए जर्नी डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। मूविंग बॉडी के लिए, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इक्वल टू जीरो मतलब जीरो के बराबर भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे साथ ये है कि डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। तो ये कहता है कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो मोशन के दौरान इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इट नेवर डिक्रीजेस, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। और इसके साथ अगर किसी भी बॉडी का डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो जो है वो नहीं होता, बावजूद इसके कि अगर ये बॉडी दोबारा अपनी असल पॉइंट पर आ जाए फिर भी इसका डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने यहां से स्टार्ट लिया, इधर गया, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक गया और दोबारा इस पॉइंट तक पहुंचा, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी इसका डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा, बल्कि ये फासला, ये फासला, ये फासला और ये फासला, ये इसका टोटल डिस्टेंस शुमार होगा। तो कहने का मकसद ये है कि द डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जो है वो हमेशा वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता है, इट नेवर डिक्रीज। कोई बॉडी अगर कम बैक भी करेगा, रिवर्स भी आएगा, तब भी इसका डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, जबकि किसी मूविंग बॉडी के लिए यह मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता रहे, डिक्रीज होता रहे। और ये किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर किसी बॉडी ने इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, इधर मूव किया, अब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जो जो ये दोबारा वापस ऑरिजिन की तरफ आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो सकता है, और यह इस वक्त होगा व्हेन इट रिटर्न्स टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन। जब भी कोई मूविंग बॉडी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ डिक्रीज करेगा, जबकि अगर कोई बॉडी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा हो तो इसका डिस्टेंस डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ ये है, व्हेन ए बॉडी रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर कोई बॉडी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को वापस आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो एक दायरे में गोल घूमता है, तो यहां से इसने स्टार्ट लिया और यहां से दोबारा यहां तक आया, तो इस दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, बट द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। और इस दायरे में अगर जिस्म एक चक्कर पूरा करता है तो यहां पर पहुंचकर इसका डिस्टेंस इस दायरे के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, जबकि इस जिस्म का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी क्लोज पाथ में एक चक्कर पूरा करे तो इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। मजीद हमारे साथ ये है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम चाहते हैं कि एक जिस्म जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाए तो इस दौरान हमने इस बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लगाना होगा। मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है
तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर एक्ट करने वाले तमाम फोर्सेस, बैरूनी फोर्सेस का खात्मा करें। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा। अब इस कहानी की मज़ीद डिटेल जो है वो हम लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मज़ीद डिटेल से सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ ये है कि ये अगर हमारे साथ ऑरिजिन है, ठीक है, ये हमारे साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये जो साइड है ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का लेफ्ट साइड है और ये जो साइड है ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का राइट साइड है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी ऑरिजिन से कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऑरिजिन से राइट की सीमत में जा रहा हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बटा हुआ टाइम के बराबर होता है। अब इस सीमत में हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इस बॉडी की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव वेलोसिटी क्या है? व्हेन ए बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन। तो अगर कोई बॉडी ऑरिजिन से राइट साइड में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ऑरिजिन का ये साइड जो बन रहा है वो लेफ्ट साइड बन रहा है। अब अगर कोई बॉडी ऑरिजिन के लिहाज से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेते हैं। इसको हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस सीमत में हम x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? -x डिवाइड बाई t जो है वो बनेगा। इसलिए हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दी ऑरिजिन तो उस वक्त हम वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। डियर स्टूडेंट, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि क्या वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, तो आपका क्या जवाब होगा? याद रखें, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो वो पॉजिटिव कब होगी? जब ऑरिजिन से वो राइट साइड में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी को हम, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव में लेंगे, और ऑरिजिन से अगर वो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो उस वक्त हम ऐसे बॉडी की वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे साथ कहानी है पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी की। तो ये हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी तक हमारे डिस्कस किए हुए टॉपिक से रिलेटेड थे। एक मशहूर मुहावरा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो डियर स्टूडेंट, एक दिन में क्लास में स्टूडेंट को ये मुहावरा बता रहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो एक स्टूडेंट ने एतराज़ किया, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं सर, ताली जो है वो एक हाथ से बजाई जा सकती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और उससे कहा कि चलो आप दिखाकर आप मुझे दिखाओ कि किस तरह एक हाथ से ताली जो है वो बजाई जा सकती है। तो इसने कुछ इस तरह किया, इस तरह उसने किया और उसने कहा कि देखिए सर, मैंने एक हाथ से ताली जो है वो बजाई। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपने एक हाथ से ताली बजाई और इसके नतीजे में आवाज़ भी पैदा हुआ, लेकिन ये आवाज़ इतना कमज़ोर है कि दूसरे तो बहुत दूर की बात, आप खुद भी इसकी आवाज़ जो है वो नहीं सुन पाते। मतलब ये है कि अगर आप एक हाथ से ताली बजाते भी हो तो वो उस ताली की आवाज़ इतना कमज़ोर होता है, इतना मध्यम होता है कि दूर के लोग तो बहुत दूर की बात, करीब के लोग और ख़ुद आप भी उसको सही तरह से नहीं सुन पाते। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ताली की बात जो है वो दरमियान में कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर ताली की बात से मेरा मुराद ये है कि टीचिंग भी ताली बजाने की तरह है। जिस तरह ताली जो है वो एक हाथ से सही तौर पर नहीं बजाई जा सकती, इस तरह टीचिंग भी एक ही फ़र्द के ज़रिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। मतलब वो टीचिंग कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होता जिस पे कोई शख्स जो है वो आपके सामने खड़ा है और तमाम प्रॉब्लम, जितने भी MCQs है, जितने भी बातें हैं, वो सारे के सारे जो आपके सामने शख्स खड़ा हुआ है वो ही इसको सॉल्व करता है और आप इसमें कोई हिस्सा ना लें। बेहतरीन टीचिंग वो होता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं।
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी मैं आपको कुछ MCQs देने वाला हूँ। अगर हम चाहें कि हमारा ये टीचिंग शानदार हो, 2 हाथों वाला ताली की तरह ज़ोरदार हो, सिंगल हाथ की ताली की तरह मदम ना हो, तो इसमें आपने भी हिस्सा जो है वो अदा करना होगा। और वो हिस्सा आप इस तरह अदा कर सकते हो कि अभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर कुछ MCQs आपको नज़र आएंगे, उस MCQs को आपने सॉल्व करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ MCQ है जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। ये MCQ बिल्कुल उन तमाम टॉपिक के साथ बिलोंग करते हैं जो आपने पहले से डिस्कस किए हुए हैं। हमने इन प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, उन तमाम टॉपिक से रिलेटेड ये MCQ है। तो आपने क्या करना है, आप इस वीडियो को स्टॉप करें और अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ MCQs नज़र आ रहे हैं उसको आप सॉल्व करें। तो कैसा लगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को आज का सरप्राइज टेस्ट? उम्मीद है आप लोगों ने जितने भी MCQs आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे थे, तमाम के तमाम MCQs के दुरुस्त ऑप्शन को ही आपने सेलेक्ट किया होगा और तमाम MCQs को आपने करेक्टली सॉल्व किया होगा। फिर भी अगर आपको MCQs के ऑप्शन में या दुरुस्त ऑप्शन को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के पहले कमेंट में आप देखें, इसी वीडियो के पहले कमेंट में मैंने इन तमाम MCQs के जो अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे थे उसके दुरुस्त ऑप्शन जो है वो लिखे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी इस्लाह जो है वो भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो यहाँ तक। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।